मेरे साथियों, अगर पुराने गानों का ज़रा सा भी आपको शौक होगा तो आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा। रुक जाना नहीं साथी तू कहीं हार के, राहों पे मिलेंगे साए बहार के। हाँ साथियों, जब हम घर से किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो महसूस करते हैं कि रोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कहीं थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ खड्डे मिलेंगे तो कहीं पर रोड बहुत स्मूथ हो जाएगी, जिस पर ना चाहते हुए भी पैर हमारा एक्सीलरेटर की तरफ चला ही जाता है कि थोड़े मजे लिए जाएं स्पीड के, थोड़ा तेज की जाए गाड़ी। वैसे ही दोस्तों जिंदगी में भी होता है और वैसे ही होता है मैथमेटिक्स में। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हम इंजीनियर हैं फिर भी हम जब पढ़ते थे तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार ये टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग छोड़ दी। वैसे ही आपको जॉब लेनी है, अगर कोई कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या कम आता है तो इसका मतलब ये नहीं है हमको पढ़ाई छोड़ देनी है। आगे बहुत बेहतरीन टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। ये इतने सारे बेहतरीन टॉपिक है कि जिनको पढ़ने का मन करता ही है। तो आपकी एक पावर बस आपको यूज़ करनी है और वो है पेशेंस की पावर। यानी आप थोड़ा सा धैर्य दिखा गए तो धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं है दोस्तों दुनिया में। तो आपको क्या करना है कि इस कोर्स को ऐसे फॉलो करना है कि पहले से लास्ट तक अगर आप इसको फॉलो करते चले गए तो डेफिनेटली मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में आएगी नहीं। हो सकता है एक दो टॉपिक सबके लिए होता है कि समझ में ना आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको ईजी से ईजी कर सकें। सूरज सर बहुत ब्रिलियंट हैं और आपको बेस्ट वे में इसको देकर जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज एक और दो नए टॉपिक हम पढ़ाने के लिए आज आए हैं सर, और एक है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा है रिकरिंग नंबर्स। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से बने रहो और अच्छे से सर के साथ कोऑपरेट करके पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें रिमाइंडर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और सक्सेसिव डिवीजन वाले क्वेश्चंस यानी कि क्रमिक भाग, यानी कि किसी नंबर को लगातार कुछ डिवाइजर से यानी कि कुछ भाजक से भाग दिया जाए, है ना। देखिए सबसे पहले हम भाग का जो प्रोसेस है यानी डिवीजन प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। जैसे कि हमें 7 को 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ आएगा 3, 6 और ये 1। ये आपका हो गया रिमाइंडर यानी जिसको हम कहते हैं शेषफल, और ये हो गया आपका कोशेंट जिसको हम कहते हैं भागफल, और ये जो है वो डिवाइजर है जिसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, और ये आपका भाज्य यानी कि डिविडेंड। ठीक है, तो अब इनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि जो डिविडेंड होता है यानी कि 7 वो इक्वल टू होता है डिवाइजर एंड कोशेंट के मल्टीप्लाई यानी कि 2 × 3 प्लस जो रिमाइंडर है यानी कि 1 उसके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा 1 + 6 + 1 7, तो ये आपका इक्वल प्रूफ हो गया। तो ये थ्योरम होता है। तो इसको लिख सकते हैं भाज्य यानी कोशेंट इज इक्वल टू भाजक यानी कि डिवाइजर इनटू भागफल, यानी कि ये रिलेशन होता है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई नंबर है n जिसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 4, और उसी नंबर को डबल करके यानी कि उसके दुगुने को 2n को 6 से ही डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड करना है यानी कि डिवाइजर यहाँ पर सेम है, ध्यान रखना, बट यहाँ पे जो डिविडेंड है यानी कि भाज्य है वो डिफरेंट हो रहा है। पहले वाले का डबल कर दिया गया है, n का 2n हो गया है। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन को लिखते हैं जो हमारे रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से डिवीजन एल्गोरिथम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो n है वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए 6, क्योंकि 6 से डिवाइड किया जा रहा है यानी कि 6 आपका डिवाइजर हो गया। p ले लिया मैंने कोशेंट, क्योंकि कोशेंट हमें नहीं पता है यहाँ पे क्या गिवन है। देखिए आपके पास सिर्फ डिविडेंड है यानी कि भाज्य है, इसके बाद आपके पास डिवाइजर है यानी कि भाजक है। ठीक है, डिविडेंड जो है वो आपका n है और डिवाइजर जो है वो 6 है, और जो रिमाइंडर है मतलब शेषफल वो आपका यहाँ पे
फर्स्ट केस में 4 आ रहा है, और जो दूसरा केस है वो पूछा गया आपका कि वहाँ क्या आएगा जब हम उसी 6 से n को नहीं 2n को डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा। ठीक है, पहले तो n का केस देख लेते हैं। n = 6p + 4 कर सकते हैं, क्योंकि यही रिलेशन था कि डिवाइजर एंड क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और उसमें हम ऐड कर दें रिमाइंडर को तो बन जाता है डिविडेंड। ठीक है, ये रिलेशन था। देखिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 12p + 8। ठीक है, अब इस जगह पे आप देखोगे तो 6 × 2p हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके, और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 6 + 2, यहाँ से 6 कॉमन तो ये हो जाएगा 2p + 1 + 2। मतलब ये जो p है हमें नहीं पता था, p कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्वोशिएंट हमारे यहाँ पे नहीं पता था, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिवाइजर है अपनी जगह पे वही है, डिवाइजर तो सेम है, डिवाइजर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि क्वोशिएंट दोनों केस में अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वोशिएंट वेरी कर गया, यहाँ पे पहले p था अब ये 2p + 1 हो गया। अब इस केस में जब क्वेश्चन वेरी करता है तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 2 आया, पहले वाले केस में रिमाइंडर क्या था 4 था, तो आंसर यहाँ से आ गया आपका, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जब एक नंबर को 49 से डिवाइड किया जाता है तो 11 आता है। ओके, और जब उसी नंबर को, अब देखिए यहाँ पे नंबर को नहीं चेंज कर रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, नंबर को चेंज किया गया था, डिवाइजर को सेम रखा था। ठीक है, पहले वाले केस में नंबर को डबल कर दिया गया था, n की जगह 2n कर दिया गया, लेकिन डिवाइजर वहाँ पे दोनों केस में 6 था। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर जो है वो सेम है, डिवाइजर चेंज हो रहा है, 49 हो रहा है एक बार, तो 49 से जो रिमाइंडर आ रहा है वो 11 आ रहा है, और उसी नंबर को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको लिखते हैं, मान लेते हैं कि नंबर आपका n है = 49p + 11। 49 क्या है, डिवाइजर, और जो p है वो क्वोशिएंट है, नहीं पता क्या है, उसको p मान लेते हैं, और ये 11 क्या है यहाँ पे रिमाइंडर। ओके, और ये डिविडेंड है, नहीं पता है। अब इस बार क्या है कि डिविडेंड सेम रहेगा आगे। ठीक है, और चेंज क्या होगा, ये जो डिवाइजर है वो चेंज होगा। अब देखिए इसको ब्रेक करिए, ब्रेक ऐसे करेंगे जो कि नेक्स्ट वाला डिवाइजर है 7। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो 7 है यानी कि जो नेक्स्ट डिवाइजर दिया गया है वो डिवाइजर कहीं ना कहीं इसका फैक्टर बनेगा एक, यानी कि यहाँ पे 49 को ब्रेक करें तो 7 × 7 हो जाएगा, और इस तरह हम लिख पाएंगे इसको। और यहाँ पर भी क्या करो आप 11 को ऐसे ब्रेक करो कि 7 + समथिंग जैसे कि 4 ये आ जाए, इस तरह ब्रेक हो जाए कि दोनों में 7 जो है कॉमन हो जाए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, 7 को कॉमन लोगे और 7p + 1 + 4 ये हो गया। तो ये जो पार्ट है ये आपका पूरा क्वोशिएंट हो गया। 7 आपका डिवाइजर हो गया, यही बताया गया था कि डिवाइजर अगर 7 है तब रिमाइंडर क्या होगा, तो सेम वही n है, यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया। देखिए फॉर्मेट कैसे निकल करके आ रहा है कि 7 से डिवाइड हो रहा है, n को डिवाइड किया जा रहा है, और रिमाइंडर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। स्ट्रक्चर वही है जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम का रिमाइंडर थ्योरम है, उसी स्ट्रक्चर में आपको आंसर ये मिल गया, दिस इज योर रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया 4। अब हम क्वेश्चन करते हैं सक्सेसिव डिवीजन का। ओके, देखिए क्वेश्चन है जब कोई नंबर 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाए, यानी कि लगातार क्रमिक रूप से डिवाइड किया जाए, पहले एक बार डिवाइड किया जाए फिर एक बार डिवाइड किया जाए, तो जो रिमाइंडर्स आते हैं वो 3 और 4 आते हैं। देखिए डिफरेंस को समझिए पहले वाले क्वेश्चंस में और इसमें। पहले वाले क्वेश्चंस में जो है वो एक्चुअली रिमाइंडर्स पूछा गया था दोनों केस में, है ना, रिमाइंडर पूछा गया था, बट यहाँ पे दोनों रिमाइंडर्स तो गिवन है, यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे रिमाइंडर्स भी गिवन है और आपके डिवाइजर्स भी गिवन है, नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि जो नंबर है जिसको डिवाइड करना है वो n है, उस n को पहले 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। अब मान लेते हैं कि जो यहाँ पे क्वोशिएंट रहेगा वो p रहेगा, क्योंकि डिवीजन कुछ इस तरह होता है जैसे कि ये नंबर है, इसमें 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ एक क्वोशिएंट आएगा यानी कि भागफल आएगा, और ये शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यह है कि जो भागफल आ रहा है यानी क्वोशिएंट आ रहा है उसको फिर से डिवाइड करना है, बट इस बार दूसरे वाले डिवाइजर से करना है। यानी कि नंबर को पहले एक जो डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर कौन से थे, देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पे जो भाजक थे यानी कि डिवाइजर थे वो 5 और 6, और जो रिमाइंडर्स गिवन है वो 3 और 4। तो पहले इस 5 से n को डिवाइड किया, p ये क्वोशिएंट को दिखा रहा है, कोई अननोन नंबर है नहीं पता, उसकी जरूरत भी नहीं यहाँ पे। रिमाइंडर क्या आया
3 आया। ओके, फिर जो ये p आया इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, नेक्स्ट 6 से। ठीक है, पहले एक डिवाइजर से फिर दूसरे डिवाइजर से। अब यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि जो क्वोशंट आएगा वो 1 आएगा। इस केस में क्या है कि कई सारे नंबर्स बन सकते हैं ऐसे, सबसे छोटा जो लास्ट में यहाँ पे क्वोशंट बनेगा उसी से सबसे छोटा नंबर यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे आप 2 कर देंगे तो यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा। रिलेशन अभी समझाता हूँ मैं कैसे होता है। देखिए, अब जब हमने यहाँ पे डिवीजन किया तो रिमाइंडर जो गिवन है उसका वो 4 आया। जब हम रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए और प्लस ये वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, और फिर वही चीज़ ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा इस जगह पे, मतलब p का 5 से मल्टीप्लाई और फिर जो आंसर आएगा उसमें +3। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 6 × 1 6 + 4, ये हो गया आपका 10, यानी कि 10 यहाँ से क्या आया, डिविडेंड आया, है ना। ये तो आपका डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, यानी कि ये क्या आया, ये डिविडेंड आया। ठीक है, तो ये डिविडेंड आपका यहाँ जाएगा, जो कि हमें नहीं पता था। जो पहले वाले नंबर का क्वोशंट है यानी कि भागफल है, वो दूसरे वाले नंबर के लिए भाज्य हो गया, यानी कि 10 यहाँ पे आ गया। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करते हैं। 5 × 10 कितना होता है, 50, 50 + 3 ये हो गया 53। तो ये 53 क्या होना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि डिवाइजर इंटू क्वोशंट यानी कि भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई और शेषफल से उसका एडिशन, तो यहाँ से आता है आपका 53। अब देखिए इस प्रोसेस को और शॉर्टकट तरीके से मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है दूसरे वे में। ये जो डिवाइजर्स गिवन है क्वेश्चन है वो लिख लीजिए आप। ठीक है, फिर जो रिमाइंडर्स गिवन है वो लिख लीजिए 3 और 4। अब आप क्या करिए, इनको ऐड करिए, कितना आता है 10। ठीक है, वही 10 देखिए आपका यहाँ आया था। जो एक्चुअल मेथड है वो तो यही है, जो इसका एल्गोरिथम है वो तो यही है, बट ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन करना है तो इसको ध्यान रखिए। अब ये जो 10 आया, इस 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 5 से। यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा यहाँ 50 और 50 + 3, यहाँ क्योंकि एडिशन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे यहाँ एडिशन किया था इस जगह पे भी एडिशन और इस जगह पे भी एडिशन, बट इस जगह पे मल्टीप्लिकेशन, जो इसका सम आ रहा है उसको मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से 53 ही आ रहा है आंसर। तो ये आपका सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन था। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 53 नंबर हमें पता था पहले से, तो हम क्या करने वाले थे कि 5 से उसको डिवाइड किया, 5 से 5 × 1 = 5 और फिर आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में भी कई बार प्रॉब्लम आती है कि जब यहाँ 3 नीचे आ रहा है, इस केस में क्या ये 1 ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ नीचे आ रहा है। देखिए एक नया नंबर नीचे आ रहा है, यहाँ से कोई बैलेंस बचता तो अलग बात थी, एक नया नंबर नीचे आ रहा है और वो नंबर अगर आपका डिवाइजर से यानी कि भाजक से छोटा है, तो ऐसे केस में हमेशा हम क्या करते हैं, जो क्वोशंट है भागफल है वहाँ पे एक 0 लगाते हैं, अब जाके ये इसका भागफल बना। ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर, तो देखिए ये रिमाइंडर आपका यहाँ पे शो हो रहा है। अब फिर क्या करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन है इसलिए हम इस क्वोशंट को 10 को डिवाइड करते हैं फिर से इस वाले डिवाइजर से यानी कि 6 से। अब देखिए 6 × 1 = 6, ये आया 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया आपका 4, ये भी आपका यहाँ वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं रिकरिंग नंबर्स की। रिकरिंग मतलब जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इरेशनल नंबर्स पढ़ा था, रेशनल नंबर्स पढ़ा था। तो रेशनल में वो नंबर्स आ रहे थे जो एंड नहीं हो रहे थे, बट वहाँ पे एक रिपीटिंग ब्लॉक देखने को मिल रहा था, यानी कि नंबर्स रिपीट हो रहे थे। जैसे 2 में 3 का डिवीजन, 3 पहले तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, 3 × 6 = 18, फिर 2 आया, फिर 0 आया, 3 × 6 = 18, फिर 2 आया, 0 आया। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 जो है रिपीट हो रहा था बार बार और प्रोसेस जो है एंड नहीं हो रहा था। तो इसको हम कैसे लिखा करते हैं, इस तरह के नंबर को 0.6 बार। ठीक है, ये अब जब क्वेश्चन आपका इस तरह आ जाए जिसमें कि बार वाले कुछ नंबर्स हों और उसमें आपको सम फाइंड करना हो या कुछ भी फाइंड करना हो, तब आप कैसे करेंगे। अब देखिए सपोज क्वेश्चन ये है, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इस नंबर को बिना बार के, बिना डेसिमल पॉइंट के देखना है। तो क्या लिखा हुआ है 6, उसके बाद इससे माइनस करना है उस नंबर को जो कि सिर्फ बिना बार के है, यानी कि यहाँ पे 0 है, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 0 ही माइनस होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिन पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो हम 1 बार 9 लिखेंगे। नेक्स्ट सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगा। पहले नंबर को बिना डेसिमल पॉइंट एंड बिना बार के देखिए, तो सिर्फ आपको ये मिलेगा 18,
उसके नीचे आप क्या करेंगे 9 लिखेंगे, बट कितनी बार लिखेंगे, जितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है। 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार आपको 9 लिखना है इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट फिर से हम वही करेंगे, पहले बिना डेसिमल पॉइंट बिना बार के नंबर को देखिए, क्या लिखा हुआ है 35। इस जगह पे 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिंगल टाइम यही आ जाता है। बट अगर इस जगह पे कोई नंबर है तो हमें फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोसेस है वो ये है कि इसमें से फिर माइनस करना होता है उस नंबर को जो कि बिना बार के है, यानी कि बिना बार के यहाँ पे 3 हो रहा है तो -3 करेंगे। और फिर नीचे वही काम है जो पहले किया है, यानी कि ऐसे नंबर जिन पे बार लगा हुआ है। बार कितनों पे लगा हुआ है, सिर्फ 5 पे एक ही नंबर पे लगा है तो एक ही बार 9 आएगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे होता 1.125 और 25 पे बार होता। ठीक है, तो क्या करना होता, सबसे पहले हमें इसको 1125 ऐसे लिखना होता है। ठीक है, मतलब कोई बार नहीं और कोई डेसिमल पॉइंट नहीं। उसके बाद फिर माइनस, अब ये देखेंगे कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिन पे बार नहीं है, ये वाला पार्ट है जिस पे बार नहीं है, डेसिमल पॉइंट को हटा दो तो क्या है 11। ठीक है, अब इसके नीचे हमें क्या करना है कि बार वाले नंबर्स देखने, कितने पे बार है 25, यानी कि 2 डिजिट, तो 2 बार आपको 9 लेना है। लेकिन अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, इससे पहले ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स रह गए जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद हैं लेकिन उस पर बार नहीं है। क्योंकि अब देखिए इसमें फ़र्क है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है और उसी पे बार है। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं बट 3 में से सिर्फ 2 पे बार है ना, तो ये रह गया। इस नंबर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक 0 पुट करना है। यहाँ पे अगर 2 नंबर रहते, सपोज 1.3125 और यहाँ पे बार होता तो ये 2 बिना बार के नंबर के लिए 2 0 यहाँ पे आ जाते और बार वाले नंबर के लिए 2 9 यहाँ पे आ जाते। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। यहाँ से आपका 9 एलसीएम आ जाएगा 66 प्लस 18, क्योंकि यहाँ से 11 × 9 99, 11 × 32 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आएगा 352। ठीक है, और इजीली अब इसको हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करके आएगा 636/99। देखिए इसको सिंपलेस्ट में लाने के लिए 436 को 99 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से 4 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 396, यहाँ से 0, यहाँ 4। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर से 4 से जाएगा 396, अब यहाँ से आया ओनली 4। अब जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो पहले ये देखिए आप कि अगर आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे 0 आने के बाद भी ये नंबर इससे छोटा होता। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो पहले आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद और पॉइंट क्योंकि लगा हुआ है तो एक 0 और हम ले सकते हैं, तो एक पॉइंट से तो एक 0 आप ला ही सकते हैं। ठीक है, बट ये वाला 0 इसलिए लिया गया क्योंकि पॉइंट की वजह से जो 0 आ रहा था उस 0 से भी ये छोटा हो रहा था डिवाइजर से। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले एक 0 यहाँ लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसकी वजह से एक 0 लगाते हैं। 4 टाइम 396, सेम हम वही करेंगे। देखिए 4 काफ़ी छोटा है तो एक 0 लगा करके यहाँ 0 लगाइए, फिर डेसिमल पॉइंट की वजह से एक 0 और आएगा और ये हो गया 396, अगेन 4 रिमाइंडर। तो ये प्रोसेस रिकरिंग है, यानी कि रिपीटिंग है, ये एंड नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो रहा है 4.40 पे बार। बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह आता है जिसमें कि सिर्फ सम फाइंड करना है, कोई इंडिविजुअल नहीं पूछा गया, जैसे कि ऐसा नहीं पूछा गया कि 2.357 बार इसका आंसर क्या है। जब ये पूछा जाएगा तो आपको ये प्रोसेस जो अभी किया है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ सम पूछा जा रहा है, कुछ नंबर्स गिवन हैं, तब आप क्या करेंगे, तब एक शॉर्टकट तरीका है आपके लिए कि सभी नंबर्स को एक्चुअल में जो हैं वो लिख लीजिए। 0.6666 इस तरह से एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पे बार है तो 6 रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट इसी तरह प्लेस करना है, 181818 इस तरह, और 3.5 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 55555 इस तरह से बिल्कुल कॉलम में लिखना है इस तरह, क्योंकि हमें ऐड करना होगा आगे। अब देखिए इसमें काउंट करिए कि कितने डिजिट्स पे बार हैं। यहाँ पे 1 डिजिट पे, यहाँ पे 2 डिजिट्स पे, यहाँ पे भी 1 डिजिट पे। तो अब इन तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या हो रहा है। ठीक है, जितने ये काउंटिंग आ रहे हैं ना, बार वाले काउंटिंग, तो उसका एलसीएम फाइंड करना। उसका एलसीएम हो गया 2। यहाँ पे 1 2 एंड 2 का एलसीएम जो है 2 आ गया। और दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये देखना है कि बिना बार के कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद हैं।
डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी बिना बार का डिजिट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे कोई क्वेश्चन होता कि 1.26, तो यहाँ पे बार 6 पे होता और 2 यहाँ पे खाली होता, तो इस तरह का हम टेस्ट देखते हैं कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इस तरह खाली नंबर जो बिना बार वाला है, अगर यहाँ पे 1 नंबर ऐसा हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, तो 3 वाला केस लिया जाएगा और तब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 पे यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पार्टीशन बनाएंगे। लेकिन इस जगह पे क्या है कि एक्चुअल में ये तो नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है नहीं जिसपे डेसिमल पॉइंट के बाद जो है बार ना हो, तो इसलिए यहाँ पे कोई एक सेक्शन हम नहीं बनाएंगे, मतलब यहाँ पार्टीशन इसी जगह पे आ जाएगा। अगर एक नंबर भी ऐसा होता तो पार्टीशन ये यहाँ बनाते आप, ठीक है। 2 नंबर होते तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करते, तो इस जगह पे ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद जो आपने एलसीएम लिया था, एलसीएम 2 है, इसका मतलब 1 2 डिजिट, तो 2 डिजिट तक आपको ये ऐसे, फिर आप क्या करिए इधर के 2 डिजिट्स ही ऐड करिए, 2 से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 से ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा 13 का 3 और 1 कैरी, फिर यहाँ से 9 और 1 0 1 कैरी, और यहाँ पे 14 का 4 और 1 आपका इधर कैरी हो गया, तो ये 4 हो गया, पॉइंट यहाँ लग गया। तो अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे इस जगह पे भी 40 होगा क्योंकि आगे वाले नंबर्स हमने कंसिडर नहीं किया, अगर उनको ऐड करते तो कैरी आता, तो यहाँ पे भी 40 ही बनता। तो ये कुछ इस तरह ही नंबर बनता 404040, यानी कि 4.40 पे बार। तो ये आपका इस तरीके से भी वही आंसर आ रहा है जो इस तरीके से आया था।